नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। हम कर रहे थे राज्यपाल। राज्यपाल में हमने कल की वीडियो के अंदर आर्टिकल 156 पढ़ा था, 157, 58, 59, 60, 61 पढ़े थे आर्टिकल। 162 आर्टिकल, आर्टिकल 356 पढ़ा था, जो कि था राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। आज हम करेंगे आर्टिकल 361। बिना देरी किए हम जो है अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। आज का हमारा है वीडियो शुरू होगी आर्टिकल 361 से। आर्टिकल 361। अब आर्टिकल 361 क्या कह रहा है? इसके अंदर राष्ट्रपति व राज्यपाल के राष्ट्रपति व राज्यपाल के या फिर अपने विशेषाधिकार। आर्टिकल 361 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार, उन मुक्तियों का मतलब क्या है कि छूट। उन्हें कई चीजों के अंदर जो है वो छूट मिलती है, उनका उल्लेख है। छूट का उल्लेख, राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिलने वाली छूट यानी कि उन्मुक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख है। इसके अंदर अभी कुछ पार्ट्स आएंगे, जैसे कि पहला पार्ट है आर्टिकल 361 एक। अभी आर्टिकल 361 एक क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल अपने जब पदीय कर्तव्य है, पदीय कर्तव्यों, कौन? राज्यपाल। राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्यों का जब निर्वहन कर रहा होगा ना, उस दौरान जब वो निर्वहन कर रहा होगा, उस दौरान जो वो कार्य करेगा, के दौरान जो किए गए कार्य होंगे, उसके लिए वो न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल अपने कार्य निर्वहन के दौरान, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जो कार्य करेगा, उसके लिए वो न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। ये बात आती है आर्टिकल 361 के अंदर। आर्टिकल 361 में क्या बात आती है? आर्टिकल 361 में बात आती है कि जब भी राज्यपाल अपने कार्यकाल में होगा, यानी कि उसके कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई दांडिक या कहें कि आपराधिक, कौन सा आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कि जब राज्यपाल अपने कर्तव्य वहन कर रहा होगा अपने कार्यकाल के दौरान, उस दौरान उसके विरुद्ध कोई भी दांडिक या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आर्टिकल 361 में क्या है? 361 के दिए गए है कि जब भी राज्यपाल पदावधि के दौरान क्या होगा, कोई भी न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता। न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश नहीं। कब नहीं दे सकता? उसकी पदावधि के दौरान। राज्यपाल की पदावधि के दौरान न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता। आर्टिकल 361 क्या कहता है? आर्टिकल 361 कहते हैं कि राज्यपाल उसके व्यक्तिगत कार्य कोई भी किए हुए हैं, उसके संबंधित उसके सिविल या फिर कहें दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब उन्होंने 61(2) के अंदर पढ़ा कि उसके विरुद्ध दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कैसा? दंडिक या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन उसके विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। ये अपने किसमें पढ़ेंगे? आर्टिकल 361(4) के अंदर पढ़ेंगे। क्या? कि उसके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित, व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल
या कहा जाए दीवानी। मुकदमा चलाया जा सकता है। उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या है, लेकिन कुछ शर्तों पर। अब उसकी शर्तें हैं क्या? पहली शर्त तो है कि राज्यपाल को लिखित सूचना दी जाएगी। राज्यपाल को लिखित सूचना दी जाएगी कि भाई हम आपके विरुद्ध जो है वो एक सिविल मुकदमा चलाने जा रहे हैं, हम आपके विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा चलाए जा रहे हैं, ये एक लिखित सूचना दी जाएगी राज्यपाल को इसके बारे में। पॉइंट नंबर 2 आता है कि ऐसी सूचना कम से कम, मतलब दो, ये जब सूचना दे दी इसके बाद में मिनिमम, यानी कि कम से कम 2 माह का समय दिया जाएगा। 2 माह का समय दिया जाएगा। कब? सूचना के बाद। ठीक है। और तीसरी क्या शर्त है? तीसरी शर्त है कि सूचना में पक्षकार को, जो पक्षकार होगा, पक्षकार को अपना नाम, कार्यवाही की प्रकृति, कि भाई वो किस प्रकार की कार्यवाही है, कार्यवाही की प्रकृति, और मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा। तो 3 शर्तें क्या क्या पड़ी हमने? 3 शर्तें पड़ी कि एक तो उसे लिखित सूचना देनी होगी, सूचना देने के बाद में उसे मिनिमम 2 माह का समय देना होगा। तीसरा कि जो पक्षकार होगा उसे अपना नाम, कार्यवाही की प्रकृति, मांगे गए अनुतोष, सबका विवरण देना होगा। ये हमने पढ़ी आर्टिकल 361 1(4) के अंदर जो शर्तें हैं उसके लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल की शक्तियां। अब राज्यपाल की शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां? इसके पास 5 प्रकार की शक्तियां हैं। 5। पहली क्या है? कार्यकारी। कार्यकारी कहें, कार्यकारी, या बोले कि कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति है। दूसरी कैसी शक्ति है इसके पास? विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति है। तीसरी कैसी है? न्यायिक शक्तियां हैं। चौथी कैसी है? वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियां हैं। और पांचवी कैसी है? संवैधानिक स्वविवेकीय। कैसी? संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां हैं, जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं होती। ये शक्तियां हैं राज्यपाल के पास में। अभी अगर हम देखें कंपैरिजन करके, तो एक वीटो पावर वो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होते हैं। कार्यपालिका शक्ति भी यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, अगर अभी हम यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करें, यहाँ लिखा राष्ट्रपति, यहाँ लिखा राज्यपाल, तो अगर हम देखें कि राष्ट्रपति के पास में क्या कार्यकारी शक्ति होती है? हाँ। राज्यपाल के पास में हाँ होती है। विधायी शक्ति भी दोनों के पास होती है। न्यायिक शक्ति भी दोनों के पास होती है। वित्तीय शक्ति भी, वित्तीय शक्ति भी दोनों के पास होती है, लेकिन संवैधानिक विवेकीय शक्ति जो है वो नहीं होती। फिर अगर हम कुछ एक अलग से बात करें, जैसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी शक्ति, ये दोनों के पास होती है। अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दोनों के पास होती है। वीटो पावर कहें तो, वीटो पावर भी दोनों के पास होती है। ठीक है। और सैन्य शक्ति बात करें तो, सैन्य शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, कूटनीतिक शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। आपातकालीन शक्ति। कैसी आपातकालीन शक्ति? तो हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा था,
गवर्नर रूल या राज्यपाल रूल नहीं पढ़ा था, तो आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। परामर्शकारी शक्ति कैसी? परामर्शकारी शक्ति, परामर्शकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। फिर है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति कैसे? संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। और जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या संवैधानिक स्वविवेक शक्ति केवल ये एक शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती और राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, ये शक्ति राज्यपाल के पास में होती है। बाकी कौन कौन सी शक्तियां जो राज्यपाल के पास नहीं होती? सैन्य शक्ति नहीं होती, कूटनीतिक, आपातकालीन, परामर्शकारी, संयुक्त अधिवेशन की शक्ति, ये राज्यपाल के पास नहीं होती, राष्ट्रपति के पास में ये सभी शक्तियां जो है वो होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम पहले पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री, सीएम व जो मंत्री परिषद है, सीएम व मंत्री परिषद की, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति होगी किनके द्वारा? राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। तो आर्टिकल 164 में क्या आ रहा है कि मंत्री परिषद और सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में क्या बात आ रही है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति ये भी कौन करेंगे? ये करेंगे राज्यपाल करेंगे। फिर आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 इसके अंदर क्या है? राज्य सरकार का संचालन है। क्या? राज्य सरकार का संचालन, राज्य सरकार का संचालन है आर्टिकल 166 में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पाठ कैसे। आर्टिकल 166 एक, आर्टिकल 166 एक क्या कह रहा है कि जो समस्त, जो राज्य की कार्यपालिका की जो कार्यवाही है ना, कि कार्यपालिका की कार्यवाही, क्या? कार्यपालिका की कार्यवाही, समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। क्या? राज्यपाल के नाम से होती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 166 दो, आर्टिकल 166 दो। अब आर्टिकल 166 दो में क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि जो भी राज्यपाल के नाम से किए गए आदेश हैं, निष्पादित किए गए आदेश हैं, और जो भी लिखतों को आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा कि भाई वो राज्यपाल द्वारा है कि नहीं है। क्या? राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से जारी किए गए या कहें कि निष्पादित आदेशों एवं लिखतों पर, लिखतों को इस आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, कि वह राज्यपाल द्वारा ही निष्पादित है, कि वह राज्यपाल द्वारा निष्पादित आदेश नहीं है। 166 आर्टिकल दो दोबारा पढ़ते हैं कि जो राज्यपाल के नाम से जारी किए गए निष्पादित आदेश हैं, ये लिखित हैं, उनको इस आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा कि क्या वो राज्यपाल द्वारा निष्पादित आदेश नहीं है। इस बेसिस पर उस पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आर्टिकल
166(3). आर्टिकल 166(3) क्या कह रहा है कि मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाएंगे कौन? राज्यपाल। मंत्रियों को कार्य आवंटन के नियम, कार्य आवंटन के नियम बनाता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, अगला आर्टिकल आएगा आर्टिकल 167। आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 क्या कहता है कि सीएम के कर्तव्य, किस बेसिस पर सीएम के कर्तव्य, किसके लिए? राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में। राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में। राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में सीएम के कर्तव्य यानी कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके अंदर 3 कर्तव्य बताए गए हैं। कितने कर्तव्य बताए गए हैं? 3 कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला हम कर्तव्य पढ़ते हैं। पहला पहला कर्तव्य क्या है कि राज्य के कार्यों के अंदर जो प्रशासन संबंधी, विधान विषय जो संबंधी परिषद के साथ जो निर्णय लिए गए हैं ना, वो राज्यपाल को संसूचित करेंगे। सीएम का कर्तव्य है क्या? सीएम का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय यानी कि निर्णय, विनिश्चय का मतलब क्या है? निर्णय राष्ट्रपति को दे, राज्यपाल को दे, यानी कि संसूचित करे। तो इसके अंदर हमने पहला क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कि सीएम का कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंत्रि परिषद के जितने भी विनिश्चय यानी कि निर्णय है वो राज्यपाल को संसूचित करे। अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे दूसरा कर्तव्य। सीएम का कर्तव्य बनता है क्या कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी सभी विनिश्चय, विधान विषयक प्रस्तावों संबंधित सभी विनिश्चय राज्यपाल के मांगने पर उसे दे। क के अंदर तो वो कह रहे हैं कि उसको संसूचित करना है किसके संबंध में? प्रशासन संबंधी, विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी सभी विनिश्चय जो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं। और ख के अंदर क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों में प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी जितने भी विनिश्चय हैं वो राज्यपाल के मांगने पर उसे दे। ठीक है, और ग क्या है? यानी कि तीसरा कर्तव्य क्या है राज्यपाल का, सॉरी, मुख्यमंत्री का?
तीसरा कर्तव्य है कि किसी विषय पर एक मंत्री के निर्णय लिया है, कि मान लो किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है या विनिश्चय कर लिया है, और तो राज्यपाल क्या है, अपेक्षा करता है कि सीएम उसे इस निर्णय को संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। मान लो एक मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है, तो ये सीएम का कर्तव्य है कि राज्यपाल फिर ये अपेक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो उससे संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। तो इसे हम लिखते हैं। यदि किसी विषय पर, क्या, यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय या कहें तो विनिश्चय कर लिया है, और यदि राज्यपाल अपेक्षा करते हैं, और यदि राज्यपाल अपेक्षा करते हैं, तो सीएम उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद, क्या, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। तो हमने इसके अंदर तीन शर्तें पढ़ी। पहली शर्त हमने इसमें पढ़ी कि सीएम का कर्तव्य होगा कि राज्य के कार्यों को प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी जो भी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय निर्णय होंगे उसे राज्यपाल को संसूचित करेगा। दूसरे के अंदर क्या कहते हैं कि अगर राज्यपाल मांगते हैं इन संबंधी जो भी विनिश्चय है तो वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। तीसरा कहता है अगर किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है और अगर राज्यपाल अपेक्षा करते हैं तो सीएम उस निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखवाएगा। अगला हम पढ़ेंगे आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर असम के राज्यपाल, असम राज्यपाल और सिक्किम के राज्यपाल, इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। कैसे, असम के राज्यपाल को जातीय जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु, जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु, और सिक्किम के जो राज्यपाल है उन्हें दिए गए हैं शांति स्थापित हेतु। विशेषाधिकार। तो आर्टिकल 244 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 244 में असम के राज्यपाल को तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रबंधन हेतु और सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने हेतु विशेषाधिकार दिए गए हैं। अभी अगर हम पढ़ते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, क्या, हम पढ़ते हैं कि 4 राज्य के राज्यपालों को जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की शक्ति दी गई है। क्या, 4 राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय कल्याण मंत्री, किसकी, जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की शक्ति, की नियुक्ति की शक्ति। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो है ओडिशा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, और चौथा कौन सा है, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य के अंदर कुछ पदों पर कुछ लोगों की नियुक्तियां करते हैं। तो राज्यपाल द्वारा
निम्न की नियुक्तियां की जाती है। निम्न नियुक्तियां। और वो किन किन की नियुक्तियां कर रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे, किन किन की नियुक्तियां कर रहे हैं। तो पहली तो एक तो वो कर रहे हैं आरपीएससी के अध्यक्ष। किन की? आरपीएससी अध्यक्ष एंड सदस्यों की। ये किस आर्टिकल में बात आ रही है? ये आ रही है आर्टिकल 316 में। आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग राज्यपाल द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति की जा रही है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये है आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए के अंदर है। फिर है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की। किसकी? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति की जाती है। ये किस आर्टिकल में बात है? ये है आर्टिकल 243 आई और 243 वाई। इन दो आर्टिकल में ये बात है। अगले किसकी नियुक्ति कर रहे हैं? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की। किसकी? जिला न्यायालय के न्यायाधीश की। ये कौन से आर्टिकल में आ रहा है? ये आ रहा है आर्टिकल 233 में। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राज्यपाल की अनुच्छेद में आ रही है बात, आर्टिकल 233 में आ रही है। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन दोनों की नियुक्ति कर रहे हैं। आगे राज्य सूचना आयोग के, राज्य सूचना आयोग, इनके भी अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष एंड सदस्य, दोनों की नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल। और किसकी कर रहे हैं? वे कर रहे हैं लोकायुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं। किसकी? लोकायुक्त। लोकायुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं। और किसकी कर रहे हैं? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। किसकी? राज्य बाल आयोग। राज्य बाल आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर रहे हैं। और किसके कर रहे हैं? कि जो राज्य पोषित जो विश्वविद्यालय हैं उनकी कुलपतियों की नियुक्ति। राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति। कुलपतियों की नियुक्ति। कुलपतियों की नियुक्ति ये कौन कर रहे हैं? राज्यपाल कर रहे हैं। फिर अगर हम आगे एक नोट की बात करते हैं, क्या है वो नोट? कि सीएम, राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण। कौन कौन? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अभी
आगे बात आती है कि राज्यपाल जो होते हैं वो किसी किसी के सभापति होते हैं, किसी के अध्यक्ष होते हैं, किसी के संरक्षण होते हैं। तो राज्यपाल अभी नाम लिखेंगे उनके, या तो सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं या कहें तो संरक्षक होते हैं। क्या होते हैं? संरक्षक। ये इंपॉर्टेंट है। तो किस किस के नाम आते हैं अपने? पहला आता है राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है। राजस्थान स्काउट एंड गाइड का संरक्षक। जो राज्यपाल होता है वो राजस्थान स्काउट एंड गाइड का संरक्षक होता है। फिर राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति किसका? राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। कौन? राज्यपाल। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के सभापति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों हेतु एक एकीकृत प्रबंध निधि समिति है, उनके सभापति होते हैं। किनके लिए? भूतपूर्व सैनिकों हेतु। किनके लिए? भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत एकीकृत प्रबंध निधि समिति। प्रबंध निधि समिति के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये जो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। जयपुर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल है, राज्यपाल वो क्या है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है ये? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। राज्यपाल जो है ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो कि कहाँ है? उदयपुर में, उसके हैं अध्यक्ष। तो ये जो अपनी है, यहाँ तक हमने कर ली है राज्यपाल की कौन सी शक्तियां। हमने कर ली है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। कौन सी कर ली? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कर ली है। अब हम आगे करेंगे क्या? राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ये अब हम करेंगे। जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 171 का 3। आर्टिकल 171(3) ये राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है। जिसके अंदर क्या कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद में, वीपी यानी कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, कितनों को? 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करेगा। का 1/6 सदस्यों को क्या करेगा? नाम निर्देशित का नाम निर्देशित, या कहें तो नाम निर्देशित करेगा यानी कि मनोनीत करता है। विधान परिषद के अंदर जो 1/6 सदस्य होते हैं उनका नाम निर्देशित कौन करता है? राज्यपाल। किसमें? आर्टिकल 171(3) के अंदर करता है। और किस किस बेसिस पर ये जो है मनोनयन किया जाता है राज्यपाल द्वारा, वो कौन कौन से बेसिस हैं? वो है साहित्य, विज्ञान, कला। एक सेकेंड। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा।
के आधार पर मनोनयन होता है इन सभी के बेसिस पर। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा है? ये है आर्टिकल 171(5). ठीक है, आगे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 174। कौन सा? आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 क्या कह रहा है कि राज्यपाल विधानमंडल का 17वां विधानसभा भंग या विघटित कर सकता है। क्या है? जो विधानमंडल है, विधानमंडल का 17वां विधानसभा को भंग या कहें कि विघटित, ये कौन करेंगे? ये करेंगे राज्यपाल। ये किसके पास अधिकार है? ये राज्यपाल के पास अधिकार है, जिसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे पहला आर्टिकल 174(1). अभी आर्टिकल 174(1) के अंदर क्या कह रहा है कि विधानमंडल के अंदर एक सदन हो या दो सदन, इनका सत्र बुला सकता है, यानी कि सत्राहूत कर सकता है जो राज्यपाल होता है। ये विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदन का सत्र बुला सकता है, सत्र बुला सकता है यानी कि सत्राहूत। ठीक है, सत्र बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है विधानसभा में? सत्राहूत बुलाता कौन है? बुलाता है राज्यपाल। लेकिन फिर अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता तो अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। किसके? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही। और ये जो सत्र बुलाया गया है, इसकी सूचना जब भी तिथि है, जिस दिन सत्र बुलाया गया है, उससे 21 दिन पहले विधानसभा के सदस्यों को सचिव देगा। ये जो सत्र बुलाया गया है, इसकी सूचना विधानसभा सदस्यों को नियत तिथि से 21 दिन पूर्व सूचित सचिव द्वारा जो है वो सूचित किया जाएगा उन्हें। सत्र का स्थान, तिथि और समय, सत्र का जो स्थान हुआ, कहाँ पर सत्र बुलाया जाएगा, किस तिथि को बुलाया जाएगा, किस समय बुलाया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेंगे? इसका निर्धारण होगा राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा निर्धारण होगा? राज्यपाल द्वारा इसका निर्धारण होगा। ये जो राज्यपाल होता है, ये सामान्यतः ये जो सत्राहूत करता है, क्या सामान्यतः सत्राहूत सीएम की सलाह पर होता है। किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर। सीएम की सलाह पर सत्राहूत करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, यानी कि कुछ परिस्थितियों में, स्वविवेक से भी वो सत्राहूत कर सकता है, सत्र बुला सकता है। और जनरली एक साल के अंदर 3 सत्र होते हैं। क्या? सामान्यतः एक वर्ष में, एक ईयर में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून या कहें कि ग्रीष्मकालीन। कैसा? ग्रीष्मकालीन सत्र। और तीसरा कौन सा है? शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? एक साल में 3 सत्र होते हैं। कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। और मानसून सत्र को ही ग्रीष्मकालीन सत्र कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। एक नोट है। क्या है नोट? कि एक कैलेंडर ईयर जो होगा उसके अंदर सभी सत्रों की कुल 60 बैठकें होनी अनिवार्य है। कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर, एक कैलेंडर वर्ष में
समस्त सत्रों की, समस्त सत्रों की कुल 60 बैठकें होनी अनिवार्य है। कुल 60 बैठकें होनी अनिवार्य है। ठीक है। अभी जो प्रथम सत्र होगा, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक, वह दूसरे सत्र की फर्स्ट बैठक के मध्यम अध्यतम के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। अधिकतम 6 माह का समय, कि मान लो पहले सत्र की आज है वो मीटिंग खत्म हुई है, बैठक खत्म हुई है, तो दूसरे सत्र की जो पहली बैठक है वो आज से 6 माह के समय में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 माह के समय में हो जानी चाहिए। और वर्ष के अंदर मिनिमम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम, न्यूनतम वर्ष में 2 सत्र होने चाहिए। 2 सत्र अनिवार्य है, वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र अनिवार्य हैं। होते कितने हैं? 3 हैं। 3 हो तो अच्छी बात है, वरना 2 तो अनिवार्य है ही। अगला है अपना आर्टिकल 174(2). आर्टिकल 174(2) ये हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल 174(1) ये इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे 2 क। 2 क के अंदर क्या है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र समाप्त कर सकता है। क्या? राज्यपाल विधानसभा सत्र समाप्त कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा सत्र समाप्त कर सकता है, यानी कि सत्रावसान। 171 में सत्राहूत, 174(1) के अंदर क्या था? सत्राहूत। 174(2) के अंदर क्या है? सत्रावसान। अभी 2 नाम आते हैं। क्या? एक तो आता है सत्रावसान, और एक आता है स्थगित करना। सत्रावसान और एक आता है स्थगित करना। तो सत्रावसान क्या है? सत्रावसान जो है वो किया जाता है राज्यपाल द्वारा। और सत्र, जो सत्र स्थगित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। जो सत्रावसान है वो सत्र के साथ साथ बैठकें भी समाप्त हो जाती है। सत्रावसान में क्या होता है? सत्र के साथ बैठकें भी समाप्त, बैठकें भी समाप्त। और स्थगित के अंदर क्या होता है? केवल बैठक स्थगित होती है, सत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल बैठक स्थगित होती है, बैठक स्थगित होती है, सत्र पर कोई प्रभाव नहीं। सत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। सत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एक होता है साइन डाई। क्या? साइन डाई। अब साइन डाई क्या है? साइन डाई क्या होता है कि जब भी विधानसभा की बैठकों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाई कहते हैं। क्या? विधानसभा की बैठकें अनिश्चित काल के लिए स्थगित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, तो उसे क्या कहते हैं? अपने साइन डाई कहते हैं। अगला है अपना आर्टिकल 174(2) ख। आर्टिकल 174(2) ख। अब आर्टिकल 174(2) ख के अंदर क्या है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही विधानसभा को भंग या विघटित करेगा। कि सीएम या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सीएम या मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा भंग
या विघटित करेगा? कौन? राज्यपाल। करेगा तो राज्यपाल, लेकिन सीएम या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अभी अब तक राजस्थान में कितनी बार विघटित हो चुकी है विधानसभा जो है वो भंग हुई है? राजस्थान में अब तक 2 बार विधानसभा भंग हुई है। और उनमें क्या हुआ है? मध्यावधि चुनाव हुए हैं। क्या हुए हैं? मध्यावधि चुनाव हुए हैं। मतलब पूरे 5 साल का होता है ना टाइम, 5 साल से पहले विधानसभा भंग हो गई और 5 साल से पहले ही चुनाव हो गए। कौन कौन सी थी वो विधानसभा? एक पहली थी वो सिक्स्थ विधानसभा, छठे विधानसभा, 1980 में भंग हुई थी। और दूसरी कौन सी थी? नवी विधानसभा। उसका समय कौन सा था? 1992। और दोनों समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत। जो 2 बारी विधानसभा भंग हुई है, मध्यावधि चुनाव हुए हैं, उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और छठी और नवी विधानसभा भंग हुई है 1980 और 1992 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, किन्होंने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने क्या कहा? कि विधानसभा का सत्र बुलाना, विधानसभा सत्र बुलाना राज्यपाल का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार नहीं है? राज्यपाल का अधिकार नहीं। किसने कही है ये बात? ये कही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 क्या कह रहा है? कि एक सदन या दोनों सदन में अभिभाषण तथा राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार है। एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण तथा राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार है। संदेश भेजने का अधिकार है ये, कि वो दोनों में अभिभाषण दे सकेगा, संदेश भेज सकेगा, ये उसका अधिकार है। आर्टिकल 175(1), आर्टिकल 175(1), इसमें क्या बात आती है? कि राज्य विधानमंडल एक सदन या दोनों सदन को एक साथ संवेद करके अभिभाषित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। और इस कार्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षा कर सकेगा। क्या? एक सदन या 2 सदन, मतलब राज्य पर डिपेंड करता है कि एक सदन ही है कि 2 सदन ही है, या इच्छा पर। इनको एक साथ, एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ समवेत करके अभिभाषित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। एक सदन या 2 सदनों को एक साथ संवेद करके अभिभाषित कर सकता है। और इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। सदस्यों की उपस्थिति की, उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि सभी आए, प्रेजेंट हो जब वो अभिभाषित करेगा दोनों सदनों को। आर्टिकल 175(2), आर्टिकल 175(2) के अंदर क्या कह रहा है? कि राज्यपाल किसी लंबित विधेयक के संबंध में विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदन संदेश भेज सकते हैं इन दोनों को, कि भाई, और कह सकते हैं कि शीघ्र शीघ्र से इसके ऊपर विचार करो। क्या है? कि राज्यपाल किसी लंबित विधेयक पर, किसी लंबित विधेयक के संबंध में, किसी लंबित विधेयक के संबंध में विधानमंडल के एक सदस्य, विधानमंडल के एक सदस्य या, सॉरी, एक सदन, एक सदस्य नहीं, एक सदन, विधानमंडल में एक सदन होगा ना, विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का, या दोनों
सदनों को संदेश भेज सकता है। कि अपेक्षित विधेयक पर, कि जो विधेयक है जो लंबित हो चुका है उसके ऊपर वो अपेक्षा कर रहा है, अपेक्षित विधेयक पर शीघ्रतानुसार विचार करे। शीघ्रतानुसार यानी कि जल्दी से विचार करे। कोई लंबित विधेयक है उसको राज्यपाल जो है वो दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है कि जल्दी से उसके ऊपर जो है वो विचार करो। अगला है आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 क्या कह रहा है? आर्टिकल 176 कह रहा है विशेष अभिभाषण। किसका? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इसके अंदर अपने पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 176 एक। आर्टिकल 176 एक। आर्टिकल 176 में क्या कह रहा है कि विधानमंडल के दोनों सदस्य सदन जो होते हैं उनको संयुक्त रूप से संवेद कर सकता है, विशेष अभिभाषण कर सकता है और उसके आह्वान का कारण भी बताएगा कि भाई मैंने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्यों बुलाया गया है। कि विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके विशेष अभिभाषण कर सकता है। एंड उसके आह्वान का कारण भी बताएगा कि भाई उसने क्यों बुलाया, उसके आह्वान का कारण बताएगा। कौन? राज्यपाल। कि दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुला सकता है, उनको विशेष अभिभाषण दे सकता है और उनको कारण बताएगा कि भाई उन्होंने कि क्यों इकट्ठा ऐसे बुलाया है। फिर अपने यहाँ पे एक नोट पढ़ते हैं। क्या है नोट? कि विशेष अभिभाषण जो होगा राज्यपाल, विशेष अभिभाषण दो कंडीशंस हैं इसके लिए। पहली तो है कि आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक में, आम चुनाव के बाद फर्स्ट बैठक में विशेष अभिभाषण कर सकता है, या फिर बजट सत्र के प्रथम दिन, बजट सत्र के फर्स्ट डे। फिर है आर्टिकल 176 दो। आर्टिकल 176 दो क्या कह रहा है कि विशेष अभिभाषण के लिए समय और विषय ये निश्चित करने के लिए एक विशेष उपबंध होएगा। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के समय, विशेष अभिभाषण के लिए विषय व समय निश्चित करने तो उपबंध। किसमें? ये आर्टिकल 176 दो के अंदर है। और ये जो विशेष उपबंध है, ये जो उपबंध है ये सदन द्वारा नियम बनाकर किए जाएंगे, नियम बनाकर किए जाएंगे। यानी कि विधानमंडल द्वारा। ठीक है, अगला है अपना आर्टिकल 180। आर्टिकल 180। अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों रिक्त हो तो सदन की जो कार्यवाही होगी उसका संचालन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कि अध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। तो अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेंगे? राज्यपाल उनके कार्यों का संचालन करेंगे। किसका? विधानसभा के। विधानसभा का कार्य संचालन,
कार्य संचालन। अगर अध्यक्ष होंगे तो अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष एब्सेंट तो उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष एब्सेंट तो कौन करेंगे? राज्यपाल उनके कार्यों का जो है वो संचालन करेंगे। विधानसभा के कैसे करेंगे? ये खुद जाके वो कार्य संचालन नहीं करेंगे। राज्यपाल जो है वो विधानसभा के किसी सदस्य को किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रिक्त है, तो क्या होगा? राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य के को कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर देंगे। अगला है अपना आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 इसके अंदर क्या है कि विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता यानी कि अयोग्यता, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनका निर्णय इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। क्या? विधानमंडल के सदस्यों विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं या कहें तो अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 192। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 192 एक। आर्टिकल 192 एक कि यदि कोई विधानसभा का सदस्य है यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर कोई विधानसभा का सदस्य यानी कि एमएलए जो है वो भ्रष्टाचार या गड़बड़ी करता है चुनाव के अंदर, तो राज्यपाल उसे अयोग्य घोषित कर देगा। 192 दो के अंदर क्या है कि एमएलए चुनाव में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार या गड़बड़ी करता है तो राज्यपाल अयोग्य घोषित कर देगा। राज्यपाल अयोग्य घोषित कर देगा। किसे? उस एमएलए को। फिर आर्टिकल 192 आर्टिकल के अंदर क्या है कि जो एमएलए है उसको अयोग्य भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेकर करता है। जो राज्यपाल है वो एमएलए को अयोग्य घोषित राज्य निर्वाचन आयोग, किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श या कहें तो राय लेकर करता है। चलिए आज अपने जितना पढ़ा उसे अपने एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जितना भी आज हमने पढ़ा है। काफी कुछ पढ़ लिया है आज। हमने शुरू किया आर्टिकल 361 एक से। आर्टिकल 361 एक के अंदर क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के इसमें विशेषाधिकार हैं, उनकी उन्मुक्तियां हैं यानी कि उनसे उनको जो छूट दी गई है उसका उल्लेख है। 361 एक के अंदर क्या कहा गया है कि पदीय कर्तव्यों का निर्वहन के दौरान वो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उन्हें न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। वो कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने पद की कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, इसके लिए उन्हें न्यायालय में नहीं उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 361 दो क्या कह रहा है कि कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध दंडिक या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और तीसरे में कह रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के आदेश नहीं जारी करेगा पदावधि के दौरान न्यायालय। और चौथे में कह रहा है कि व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित उनके खिलाफ सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी, जो सूचना दी जाएगी उसके बाद में कम से कम 2 माह का समय दिया जाएगा। और तीसरा क्या है कि जो पक्षकार है वो अपना नाम, कार्यवाही की प्रकृति, मांगे गए अनुतोष, इन सभी का विवरण उसे देना होगा। फिर हमने पढ़ी कि राज्यपाल के पास में कुछ शक्तियां हैं। कैसे शक्तियां हैं? कार्यकारी यानी कि कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और संवैधानिक, स्वविवेकीय। तो ये जो चारों शक्तियां कौन कौन सी?
कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। लेकिन जो संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां हैं वो केवल राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति के पास में नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों के पास है। वीटो पावर भी दोनों के पास है। सैन्य शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। कूटनीतिक, आपातकालीन, परामर्शकारी और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास नहीं है। फिर हमने शुरू की उसकी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित बातें। तो कार्यकारी शक्तियों के अंदर पहला है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अंदर हमने पढ़ा कि सीएम और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 165 में पढ़ा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल कर रहे हैं। आर्टिकल 166 में पढ़ा कि राज्य सरकार का जो संचालन है वो राज्यपाल के नाम पर हो रहा है, और ये राज्यपाल के नाम पर हो रहा है, ये किस में बात है, आर्टिकल 166 एक के अंदर ये बात है कि कार्यपालिका की जो समस्त कार्यवाही है राज्यपाल के नाम से हो रही है। 166 दो के अंदर है कि राज्यपाल के नाम से जारी किए गए कोई भी आदेश है या लिखत है, उनको इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि वो राज्यपाल द्वारा निष्पादित है कि नहीं है, वो राज्यपाल द्वारा ही निष्पादित होंगे। फिर आर्टिकल 166 3, उसके अंदर क्या है कि मंत्रियों को कार्य आवंटन, मंत्रियों को कार्य आवंटन कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। किस में है ये बात है आर्टिकल 166 3 में है। 167 सीएम के कर्तव्य क्या क्या है कि राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में, राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में सीएम के कर्तव्य है, जो कि अपने पास में 3 कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है सीएम का कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंदिर परिषद के सभी विनिश्चय यानी कि निर्णय जो है वो राज्यपाल को स्वयं ही संसूचित कर दे। ख है कि अगर राज्यपाल मांगते हैं उनसे संबंधित कोई निश्चय की जानकारी, कोई विनिश्चय की जानकारी, तो राज्यपाल के मांगने पर मुख्यमंत्री उन्हें दे। तीसरा है कि यदि कोई एक विषय के ऊपर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, विषय कर लिया है, और राज्यपाल अपेक्षा करते हैं कि सीएम उसे निर्णय से उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा, तो सीएम को रखवाना होगा। अगला है आर्टिकल 244। 244 आर्टिकल में असम का राज्यपाल और सिक्किम के राज्यपाल के लिए कुछ विशेषाधिकार है। जैसे कि असम के राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विशेषाधिकार है, और सिक्किम के राज्यपाल के पास शांति स्थापित करने हेतु विशेषाधिकार है। चार राज्यों को, भारत के 4 राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की शक्ति है। कौन कौन से हैं वो 4 राज्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी। इन 4 राज्यों को जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की शक्ति है। राज्यपाल द्वारा कईयों की नियुक्तियां की जाती है, जिनमें से हैं आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य आर्टिकल 316, राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 और 243 जेड ए, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 243 आई और 243 वाई, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की 233 आर्टिकल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की, लोकायुक्त की, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, राज्य पोषित जो विश्वविद्यालय होंगी उनकी कुलपतियों की नियुक्ति, ये सब कौन करेंगे, इन सभी की नियुक्ति की जा रही है राज्यपाल द्वारा। फिर आगे अपना एक नोट है कि सीएम, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये तीनों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि राज्यपाल कुछ एक राज्यों का सभापति, अध्यक्ष या संरक्षक होते हैं। तो किन किन के होते हैं, तो होते हैं राजस्थान स्काउट एंड गाइड के संरक्षक है, राज्य सैनिक बोर्ड के सभापति हैं, भूतपूर्व सैनिक हेतु एकीकृत प्रबंध नीति समिति के सभापति हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जिसकी स्थापना 1951 में हुई है। राजस्थान के जो मतलब ये जो राज्यपाल हैं ये पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र जो कि कहाँ है, उदयपुर में है, उसके अध्यक्ष होते हैं। फिर हमने पढ़ी थी इनकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में पहला हमने पढ़ा आर्टिकल 171 3, जिसके अंदर बताते हैं कि जो राज्यपाल है वो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नाम निर्देशित या मनोनीत करेंगे। किसके बेसिस पर, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, इनके बेसिस पर। और ये कौन से आर्टिकल में, ये है आर्टिकल 171 5 में। फिर दूसरा आर्टिकल अपने पढ़ा 174। इसके अंदर हमने पढ़ा कि विधानमंडल का 17 और 17 अवसान और विधानसभा को भंग और विघटित कौन करेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे। जिसके अंदर आर्टिकल 174 एक में हमने पढ़ा कि विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का जो सत्र बुलाना है यानी कि जो सत्र आहूत है वो कौन करेंगे, वो तो करेंगे राज्यपाल। इसकी जो सूचना है वो सचिव द्वारा विधानसभा के सदस्यों को जब नियत तिथि है उसे 21 दिन पूर्व देनी होगी, और जो स्थान है, तिथि है, समय है, इनका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और ये जो 17 किया जाता है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। बुलाएंगे कौन, राज्यपाल। अध्यक्षता कौन करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष। सामान्यतः 17 जो है वो सीएम की सलाह पर करते हैं, लेकिन कभी कभी जो राज्यपाल है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से भी 17 कर सकते हैं।
सामान्यतः यानी कि जनरली एक साल के अंदर जो है वो 3 सत्र बुलाए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। एक कैलेंडर वर्ष के अंदर समस्त सत्रों की कुल 60 बैठकें होनी अनिवार्य है। ये अनिवार्य है कि 60 बैठकें तो होनी है समस्त सत्रों में। पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक के अंदर अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र तो होने चाहिए, होते 3 है पर मिनिमम तो 2 होने ही होने चाहिए। आर्टिकल 174 दो पढ़ा हमने, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि विधानसभा का जो सत्र समाप्त है वो कौन कर सकता है? राज्यपाल, यानी कि सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। फिर हमने सत्रावसान और स्थगित करने में डिफरेंस पढ़ा कि सत्रावसान होता है राज्यपाल द्वारा, जिसके अंदर बैठकों के साथ साथ सत्र के साथ साथ बैठकें भी समाप्त हो जाती है। और स्थगित करने में हमने पढ़ा ये होता है विधानसभा द्वारा, जिसमें केवल बैठक स्थगित होती है, सत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमने पढ़ा एक होता है साइन डाई। साइन डाई क्या होता है? जब विधानसभा की जो बैठक होती है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 174 दो ख, जिसमें हमने पढ़ा कि सीएम या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही विधानसभा भंग या विघटित करता है राज्यपाल। तो अब तक राजस्थान के अंदर 2 बार जो विधानसभा है वो भंग हुई है, मध्यावधि चुनाव हुआ है, वो 2 बार कब हुआ है? छठी विधानसभा 1980 में और नौवीं विधानसभा 1992 में। इस समय जो सीएम थे वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही कि विधानसभा का जो सत्र बुलाना है, यानी कि जो सत्राहूत करने का कार्य है, वो राज्यपाल का अधिकार नहीं है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 175 एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण तथा राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार है। ये अधिकार है, कोई कर्तव्य वगैरह नहीं है, ये अधिकार है। किसमें है? आर्टिकल 175 में। आर्टिकल 175 एक में है कि एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ संवेद करके अभिभाषित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। और इस कार्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति भी वो अपेक्षित कर सकता है। फिर है आर्टिकल 175 दो। इसके अंदर क्या है कि कोई भी लंबित विधेयक है उसके संबंध में विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है और अपेक्षित विधेयक पर शीघ्रानुसार विचार करने को कह सकता है। अगला है आर्टिकल 176, जिसमें हमने पढ़ा था विशेष अभिभाषण के रूप में। 175 में था केवल अभिभाषण, और 176 के अंदर क्या है? विशेष अभिभाषण। किसमें है? 176 के अंदर है। ठीक है। 176 एक के अंदर हमने पढ़ा कि विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके विशेष अभिभाषण कर सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके विशेष अभिभाषण कर सकता है और उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। और हमने एक बात पढ़ी कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण 2 टाइम करता है। एक तो कब कर सकता है? आम चुनाव के बाद में जो पहली बैठक होती है तब, या फिर बजट सत्र के पहले दिन कर सकता है। फिर 176 दो। 176 आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा कि विशेष अभिभाषण के लिए विषय और समय निश्चित करने के लिए उपबंध होंगे। और ये उपबंध बनाए किसके द्वारा जाएंगे? सदन द्वारा नियम बनाकर उपबंध किए जाने के, विधानमंडल द्वारा नियम बनाकर इन उपबंधों का बनाया जाएगा। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 180। इसमें पढ़ा कि विधानसभा का जो कार्य का संचालन है वो, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदों की रिक्ति होगी तो कैसे होगा? तो वो होगा राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, फिर विधानसभा के कार्यों का संचालन होगा। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 में हमने पढ़ा विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता, यानी कि अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। जिसके अंदर 192 एक में हमने पढ़ा कि एमएलए जो है अगर वो चुनाव में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी करता है तो राज्यपाल उसे अयोग्य घोषित कर देगा। और 192 दो में पढ़ा कि एमएलए को अयोग्य करेगा ना राज्यपाल, वो किसके परामर्श पर करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग की परामर्श पर करेगा। हमने आज काफी पढ़ लिया राज्यपाल के बारे में। अब हम मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ में, राज्यपाल के पार्ट 4 के साथ में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।